नई फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है मेरा इकोनॉमिक का पार्ट 4, जिसमें मैं पंचवर्षीय योजनाओं को कंटिन्यू करूंगा और किसी भी एग्ज़ाम में जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। और जैसे ही ये मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज भी लाऊंगा। किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होगी। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें। तो बिन देरी किए स्टार्ट करते हैं पंचवर्षीय योजना को। और पंचवर्षीय योजनाओं में आज हमारी होगी 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो हेडिंग डाल लेंगे 5th पंचवर्षीय योजना। ये 1974 से 1979 तक होने वाली थी, क्योंकि 74 में 5 जोड़ोगे 79 आएगा। लेकिन ये एक ऐसी योजना थी जो केवल मात्र 4 वर्ष की योजना रही। 4 वर्ष के बाद ये योजना समाप्त हो जाती। तो पूछ लिया जाता है क्वेश्चन की वह पंचवर्षीय योजना कौन सी है जो केवल 4 वर्ष तक ही चली, तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना है। तो 74 से 78 तक चलती है। इसका उद्देश्य होता है गरीबी उन्मूलन, गरीबी का उन्मूलन उद्देश्य हो जाएगा, गरीबी का उन्मूलन। इसमें इंदिरा हटाओ का नारा दिया गया, लेकिन इंदिरा ने चालाकी से क्या कह दिया कि गरीबी हटाओ का नारा दे दिया। किसने? इंदिरा ने। यानी इंदिरा हटाओ का नारा दिया गया, लेकिन इंदिरा ने चालाकी से गरीबी हटाओ का नारा दे दिया। अगर मॉडल की बात करते हैं तो डीपी धर मॉडल पर ये योजना आधारित है। डीपी धर हैं कौन? तो डीपी धर ये इंदिरा गांधी के सलाहकार हैं। अब इसी पंचवर्षीय योजना में आरआरबी खोले गए। किसकी? डीपी धर की सलाह पर डीपी धर ने कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जाए, यानी आरआरबी की स्थापना की जाए, रीजनल रूरल बैंक। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस पंचवर्षीय योजना के तहत आरआरबी की स्थापना की गई, तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना होगी। आशा करते हैं ये इतना समझ में आ गया होगा। अगर हम आरआरबी की बात करें तो आरआरबी में सहयोग या भागीदार कौन कौन होते हैं, तो सहयोगी या भागीदार की हम बात करें तो इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्पॉन्सर बैंक। स्पॉन्सर बैंक कहा जाता है जो टाइटल देता है, जो चलाएगा इसको, जो काम करेगा इस पे, उसको कहते हैं स्पॉन्सर बैंक। जैसे अगर नहीं समझ में आया तो वीवो एक खुद का कंपनी है, तो वो एक प्रकार का स्पॉन्सर है। आप देखते हैं कि जो आईपीएल या वनडे या कोई भी क्रिकेट होता है उसमें स्पॉन्सर का भी कुछ कंपनियां काम करती हैं। जैसे अन अकेडमी हो गया, किसी समय सीएट स्पॉन्सर हुआ करता था। ऐसे ही यहाँ स्पॉन्सर बैंक जो भी होगा उसका योगदान 35%, केंद्र सरकार का 50% और राज्य सरकार का 15%। बोले सर पैसा तो यही दोनों लगा रहे हैं 65%, फिर इसका मालिकाना हक किसका होगा? लेकिन मालिकाना हक किसका होगा? आरआरबी का ही होगा। आशा करते हैं इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रों में आरआरबी खोले गए और पहला आरआरबी भारत में यूपी के मुरादाबाद जिले में खोला गया। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम किस जिले में पहला आरआरबी खोला गया, तो वो यूपी के मुरादाबाद जिले में खोला गया। इसीलिए भारत का पहला क्षेत्रीय बैंक प्रथमा बैंक होगा। इसके बाद 1975 में ही एक कार्यक्रम आया, 20 सूत्री कार्यक्रम। इसको बीसुका नाम से भी जाना जाता है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो केंद्रीय मंत्री के बराबर होते हैं। इस कार्यक्रम में एक A4 साइज का पेपर लिया गया, जिसमें 20 लक्ष्य निर्धारित किए गए और उन 20 लक्ष्यों में पहला साक्षरता, लिंगानुपात, मृत्यु दर, जन्म दर आदि जैसी सुविधाओं को रखा गया। जैसे स्वास्थ्य सुविधा, चिकित्सा सुविधा, जो भी सुविधाएं हो सकती थी उनको रखा गया और कहा गया कि इन पे काम किया जाए। ये 2014 तक चलता है। 2014 में इस पर रोक लगा दी जाती है। अगर हम बात करें आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले जन्म दर और मृत्यु दर बराबर थी, तो जनसंख्या क्या थी? स्थिर थी। यानी उस समय जितना जन्म हुआ करता था उतनी ही मृत्यु दर होती थी। इसमें कारण सबसे महत्वपूर्ण ये था कि उस समय चिकित्सा सुविधा, यातायात सुविधा, अस्पतालों की सुविधा नहीं थी। अब क्या हुआ? आज़ादी के बाद जन्म दर बढ़ी, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ने के साथ ही मृत्यु दर घटने लगी। जब मृत्यु दर घटी तो जनसंख्या क्या होने लगी? विस्फोट होने लगी। तो 1975 में ही जनसंख्या निवारण कार्यक्रम भी आया। यानी जनसंख्या जब बढ़ने लगी, लिमिट से ज़्यादा बढ़ने लगी, तो क्या
किया, बोले जनसंख्या निवारण कार्यक्रम भी लाया जाए। इसी के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा का जो चुनाव था वो गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब गैर कानूनी घोषित करने के कारण इंदिरा ने 1975 में आपातकाल की घोषणा करा दी और 1975 में आपातकाल लगा दिया जाता है। उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद होते हैं, जो कि 1977 तक रहते हैं। अगला हमारा होगा कि नानाजी देशमुख, इन्होंने जनता पार्टी की स्थापना की। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनता पार्टी की स्थापना किसने की, तो नानाजी देशमुख और मोरारजी देसाई ने मिलकर के की। 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हो जाते हैं, जो कि एक प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन स्टैटिक में क्वेश्चन किसी भी प्रकार से ये पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक का भी है, इसको कई बार पूछा गया है और ये वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। पूछते हैं कि वह पीएम कौन है जो प्रथम गैर कांग्रेसी है, तो वो कौन है? प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम कौन है? मोरारजी देसाई जी हैं। 1978 में ही ये योजना समाप्त हो जाती है, जो कि एक मात्र 4 वर्ष की योजना होती है। आशा करते होंगे ये योजना आपको समझ आई होगी, और अगर समझ आई, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। डियर, अगर आप हमारे साथ अपना प्यार बनाए रहेंगे, आप हमें सपोर्ट करेंगे, तो हम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, चाहे वो रीजनिंग हो या आपको इकोनॉमिक तो चल ही रहा है, कोई भी टॉपिक हो उसकी मैं शॉर्ट वीडियो डालता रहूँगा, जिसमें आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम, वनडे एग्जाम को दे सकते हैं, जो आपकी सहायता प्रदान करेगा। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखें, ताकि आप आसानी से समझ सकें। इसके बाद बात करते हैं 1978 में मोरारजी देसाई पीएम होते हैं, तो इनके सलाहकार होते हैं कौन? डीटी लकड़वाला जी सलाहकार होते हैं। एक अर्थशास्त्री आते हैं जिनका नाम होता है गुनार मैड्रिल, और गुनार मैड्रिल ने पंचवर्षीय योजनाओं को कचरे का ढेर बताया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा पंचवर्षीय योजनाएं कचरे का ढेर हैं, तो वो कौन अर्थशास्त्री हैं? गुनार मैड्रिल। ये क्या लेके आए? अनवरत योजना लेके आए। कौन लेके आए? गुनार मैड्रिल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनवरत योजना कौन लेके आया, तो वो कौन लेके आए? गुनार मैड्रिल जी लाए। अनवरत योजना के तहत इन्होंने फर्स्ट टारगेट रखा, लक्ष्य रखा कि 20 से 25 वर्ष की योजनाएं बनाई जाएं। दूसरा टारगेट था इनका 15 से 20 वर्ष की योजनाएं बनाई जाएं। तीसरा टारगेट था एक हर वर्ष नई योजना बनाई जाए। इसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि योजना में क्या हम सफलता, क्या उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं और क्या हम कमियां कर रहे हैं, उनको नोट किया जाए और उनमें सुधार किया जाए, ताकि हम क्या करें कि योजनाओं को सुचारू रूप ढंग से चला सकें। तो ये 1978 में ही गुनार मैड्रिल की लाई ही योजना पीएम की सलाह पे ये लागू कर दी जाती है, और पीएम के जो सलाहकार होते वो डीटी लकड़वाला से मिलकर के इस अनवरत योजना को लागू किया जाता है। इसके तहत ही विमुद्रीकरण किया जाता है, और विमुद्रीकरण इसके साथ ही अगला हमारा टॉपिक है कि विमुद्रीकरण में क्या हुआ कि विमुद्रीकरण अगर पूछ लिया जाए कि क्या होता है, तो विमुद्रीकरण रुपयों का प्रचलन से बाहर करना। जो पैसे वर्तमान में चल रहे हों और उनको बंद कर दिया जाए, तो ये विमुद्रीकरण कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्वतंत्र भारत में पहली बार विमुद्रीकरण कब किया गया, यानी नोटबंदी कब की गई, तो पहली बार की बात करें तो 16 जनवरी 1978 में की गई, और दूसरी बार की अगर बात करता है तो 8 नवंबर 2016। ये तो हर एक बच्चे को पता होगा, इसमें सभी लोग देख ही चुके होंगे कि 8 नवंबर 2016 को जब रात में जो है नोटबंदी की जाती है, हमारे माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी घोषणा कर देते हैं कि जो नोट हैं 1000 और 500 के, वो प्रचलन से बाहर कर दिए जा चुके हैं। अगर पूछ लिया जाए कि क्या इससे स्वतंत्रता से पहले भी नोटबंदी हुई, बोले हाँ जी सर हुई थी। कब हुई थी वो? 1946 में एक बार नोटबंदी हो चुकी है, जो कि स्वतंत्रता से पहले हुई थी। अगर हम बात करें
कि अब तक नोटबंदी कितनी बार हो चुकी है, तो अब तक नोटबंदी 3 बार हो चुकी है। स्वतंत्र भारत में कितनी बार, तो स्वतंत्र भारत में 2 बार। एक बार 16 जनवरी 1978 में, दूसरी बार 8 नवंबर 2016 में हो चुकी है। आशा करते होंगे ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलना। डियर 10 मिनट की वीडियो में मैं एक एक टॉपिक को कवर करता जाऊंगा। अगर आप हमें सपोर्ट बनाते रहें तो मैं जल्दी ही बहुत सारी वीडियो आपको दे दूंगा, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो ग्रुप डी हो या पैट हो, आपको पता तब लगेगा जब आप इसके प्रैक्टिस पेपर लगाएंगे या कोई क्वेश्चन पेपर उठाते हैं उसको लगाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि कंटेंट में कितना दम है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू डियर।